सत श्री अकाल। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि चैनल। तो आज एक बहुत ही बहुचर्चित विषय पर बात करते हैं और ये विषय है बिहार के इलेक्शंस और उसके रिजल्ट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कुछ दिनों पहले बिहार में उसकी 243 असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए और ये इलेक्शंस 2 चरण में हुए, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और इसका रिजल्ट बताया गया 14 नवंबर को। तो इस चुनावी युद्ध में आमतौर पे 2 योद्धा बताए गए, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए जो कि ऑलरेडी सत्ता पे काबिज था। तो आपने देखा होगा कि सभी चैनल्स ने आपको करीब करीब ये बताया कि इन दोनों के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर है। और जब वोटर्स टर्नआउट 67% चला गया, जो कि बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा था, तो आमतौर पर सभी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तो बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया है और अब एनडीए की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जब 14 नवंबर को रिजल्ट आए तो उनके इन सभी दावों की हवा निकल गई। एनडीए ने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया और 243 में से 202 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली और अन्य के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। तो अगर आप इस रिजल्ट को थोड़ा और विस्तार में देखें तो एनडीए की तरफ से जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, लीड कर रही थी और जिसके नेता नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर भी थे। उन्होंने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 85 सीटें जीतने में कामयाब रहे, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 84% रहा। दूसरी तरफ बीजेपी, जो हमेशा की तरह मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी, या अगर आप लोकल लीडर का नाम लें तो सम्राट चौधरी जी थे, उन्होंने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 89 सीटों पर विजयी रहे, यानी उनका स्ट्राइक रेट करीब 88% रहा। इसके अलावा चिराग पासवान जी एनडीए की तरफ से उनकी पार्टी करीब 29 सीटों पर लड़ी, जिसमें से वो 19 जीतने में कामयाब रहे। जीतन राम मांझी जी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और उसमें से 5 पर कामयाब रही, और कुशवाहा जी की पार्टी भी 6 सीटों पर लड़ी और उसमें से 4 पर कामयाब रही। और अगर आप महागठबंधन की तरफ से देखें तो लीड कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता थे लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी। वो 143 सीट्स पर लड़े, जिसमें से उन्हें सिर्फ 25 सीटों पर 25 सीट्स पर सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस 61 सीट्स पर लड़ी
लेकिन सिर्फ 6 सीटों पर ही 6 सीट्स पर ही जीत सकी। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां और कुछ अन्य छोटी मोटी पार्टियां मिलकर महागठबंधन की ओर से 39 सीट्स पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 4 सीट्स ही जीत पाई। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार के इलेक्शंस में अपने 25 उम्मीदवार खड़े किए और इस 25 में से वो 5 जीतने में कामयाब रहे। और बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार के इलेक्शंस में अपने 130 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन वो सिर्फ एक उम्मीदवार उनका जीत पाया और वो भी शायद बहुत कम मार्जिन से। इसके अलावा हमारे महान पॉलिटिशियन केजरीवाल जी की पार्टी आप पार्टी ने भी वहाँ पर अपने करीब 150 उम्मीदवार खड़े किए। जितना तो खैर बहुत दूर की बात थी, उन सभी उम्मीदवारों ने बहुत ही शान और शौकत से अपनी जमानतें जब्त कराई। अब इस पूरे इलेक्शन में एक जो सबसे खास फैक्टर था वो थे प्रशांत किशोर जी। जैसा कि आप सभी उनको जानते ही होंगे, वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनका बहुत नाम है। तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बिहार में बनाई जन स्वराज के नाम से, और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्थानों पर 236 प्लेसेस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उनके सिर्फ 2 ऐसे उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बता पाए, बाकी सभी की जमानत जब्त हो गई। और वो भी प्रशांत किशोर जी भी इस चुनाव में हीरो से बिल्कुल ज़ीरो बन गए। तो ये था एक सार चुनाव की कहानी का। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कहानी जो इतनी सिंपल लगती है वो इतनी होती नहीं है। हर कथानक के पीछे की भी कई कहानियाँ होती हैं, कई स्ट्रेटेजीज होती हैं, कई प्लानिंग होती हैं, कई नायक होते हैं, कई खलनायक होते हैं। तो अब इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सरदार HS भरारा जी। वैसे तो ये भरारा साहब जी रहते तो ज़्यादातर भारत के बाहर ही हैं, लेकिन इनकी पैनी दृष्टि हमेशा भारत की हर घटना पर होती है। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। तो भरारा साहब, आपका हमारे चैनल में, दृष्टि चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आम लोग अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि NDA की जो ये जीत है वो अप्रत्याशित जीत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जीत अप्रत्याशित है? कृपया इसके ऊपर ज़रा प्रकाश। अपने चैनल पर बुलाने के लिए हरमीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने मुझसे ये पूछा कि क्या NDA की जीत अप्रत्याशित थी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं, ये शुरू से ही निश्चित थी। जब 2 बराबर की टीमें लड़ती हैं तो आमतौर पर कांटे की टक्कर हुआ करती है, लेकिन जब एक टीम बहुत ही कमज़ोर और दूसरी बहुत ही मजबूत हो तो फिर आमतौर पर 90% तक मजबूत टीम का जीतना लगभग तय रहता है। अगर आप इस केस में देखें तो NDA के साथ कौन था? सबसे पहला घटक था
जनता दल यूनाइटेड, जिसको लीड कर रहे थे नीतीश कुमार जी। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं और आज तक उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का कोई भी ऐसा आरोप नहीं लग पाया, बल्कि उन्हें सुशासन बाबू भी कहा गया। और औरतों में जो उनकी लोकप्रियता है ये तो जग जाहिर है। उनके दामन पर सिर्फ एक दाग था, वो था पलटू राम का, और दूसरा घटक था बीजेपी। अब बीजेपी को हमेशा की तरह लीड कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी का प्रभाव तो आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी विश्वसनीयता लोगों में बढ़ती जा रही है। और फिर उनके साथ थे भारतीय राजनीति के चाणक्य श्री अमित शाह जी, और फिर केक पर चेरी कहें तो श्री आदित्यनाथ जी, जो हिंदी हार्टलैंड के बेताज बादशाह हैं। वो सभी के दिलों पर राज करते हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार सत्ता में है। तो इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो तीसरी पार्टी थी चिराग पासवान की। अब चिराग पासवान भी अपने पिता रामविलास पासवान की लेगेसी लेकर चल रहे हैं, और उनके भी बिल्कुल कुछ सॉलिड वोट हैं। और फिर इनका साथ दे रहे थे जतिन कुमार मांझी और कुशवाहा जी, इनके भी श्योर शॉट परसेंटेज ऑफ वोट है। तो इस तरीके से एनडीए बहुत ही मजबूत टीम थी। और दूसरी तरफ आप अगर महागठबंधन को देखें तो उनके पास क्या था? राष्ट्रीय जनता दल, जिसको लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव की जमा पूंजी ये है कि वो लालू प्रसाद के पुत्र हैं और MY मुस्लिम यादव समीकरण के उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा उनके पास क्या है? और पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है, तो उनके पास उतने संसाधन भी नहीं और उतनी वर्कफोर्स भी नहीं। अब इसके बाद दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, जिसको लीड कर रहे थे उनके पिछले 25 सालों से युवा नेता श्री राहुल गांधी जी। और अब कांग्रेस और राहुल गांधी, जो इनका अभी हाल है, उसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी जानते ही हैं कि उनकी क्या विश्वसनीयता है। और अगर आप कांग्रेस को देखें तो बिहार में वो पिछले 35 सालों से इरेलेवेंट हो चुकी है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके अलावा कुछ वामपंथी पार्टियां थी जो इनके साथ थी। अब वामपंथी आजकल हिंदुस्तान में एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। अगर आप देखें तो केरल के सिवा कहीं भी उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। भारत के लोग इनकी नीतियों से परिचित हो चुके हैं। वो जानते हैं कि इनका काम ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाना है और किसी भी तरीके से अराजकता फैलानी है, अव्यवस्था फैलानी है, और बहुत हद तक तो ये एंटी नेशनल भी हो जाते हैं। तो इनका अब कोई सपोर्ट बेस है नहीं। तो आप खुद ही देखिए कि मुकाबला था ही कहाँ एनडीए और कहाँ महागठबंधन। इसीलिए तो ग्राउंड जीरो से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही थी वो सारी ये बता रही थी कि एनडीए की एक तरफा जीत हो रही है। जितने ओपिनियन पोल्स हुए
जितने एग्जिट पोल्स हुए तकरीबन सब ने एनडीए की जीत बताई। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ये जीत अप्रत्याशित कैसे हुई? किसी भी कमजोर टीम का जीतना सिर्फ एक संभावना होती है, जब जो मजबूत टीम है वो अपने अहंकार में आकर कुछ बेसिक सी गलतियां कर दे, लापरवाही कर दे, टीम की सिलेक्शन ठीक से ना करे और लापरवाही से खेले, ध्यान ना दे, और जो कमज़ोर टीम है वो बहुत ही अच्छा खेले, कोई गलती ना करे और अपने सामर्थ्य से अच्छा प्रदर्शन करे, तब उसके जीतने की संभावना बनती है। लेकिन ये तो यहाँ तो ये भी उल्टा था। एनडीए ने कोई गलती नहीं की, महागठबंधन ने कई गलतियां की और इसका नतीजा हुआ कि आपको इतना ज़्यादा फर्क दोनों में महसूस हुआ और एनडीए ने बिल्कुल महागठबंधन का सफाया कर दिया और उन्हें सिर्फ 35 सीटों पर समेट दिया। तारा साहब, जो आपने अभी बताया उससे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि चुनाव की शुरुआत से ही, चूँकि एनडीए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, तो उसका जीतना लगभग तय था। और दूसरी बात ये कि उनकी प्रचंड जीत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और फिर वो पूरे जोर शोर से चुनाव लड़े, अपने सामर्थ्य में जो कुछ था उन्होंने किया और जितने उनके रिसोर्सेज थे वो पूरे उसमें लगाए। जबकि इसके विपरीत महागठबंधन, एक तरफ तो वो कमज़ोर टीम थी और इसकी वजह से उनका हारना तय था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी गलतियां की और वो अपने सामर्थ्य से पूरा लड़े भी नहीं और उनकी आपस की पार्टियों में कोई तालमेल भी नहीं था। तो भरारा साहब, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि वो कौन सी कमियां थी जो महागठबंधन में रह गई और वो कौन से अच्छे डिसीजन थे जो कि एनडीए ने लिए, जिसके कारण उनकी प्रचंड जीत हुई। तो पहले एनडीए की बात करते हैं। तो अगर आप एनडीए को देखें तो उसने सीटों का जो बंटवारा था बहुत ही परफेक्टली किया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2020 के इलेक्शन में जेडीयू को सिर्फ 43 सीट्स मिली थी, जबकि बीजेपी को 75 सीट्स मिले थी। और अगर आप इस लिहाज से देखें तो बीजेपी को ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। और हम सभी ये जानते हैं कि बहुत दिनों से बीजेपी का ये भी एजेंडा है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो इसके लिए भी ज़रूरी था कि वो ज़्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और अपनी जीत को इंश्योर करने के लिए बीजेपी ने नीतीश के अहम को संतुष्टि दी और उन्हें 101 सीटें दी और खुद भी 101 सीटों पर लड़े। इससे क्या हुआ कि जो संभावित टकराव हो सकता था जेडीयू और बीजेपी के बीच में, वो टल गया। अब दूसरी बात, अगर आपको पिछला चुनाव याद हो तो 2020 में अगर आप देखें तो ये कांटे की टक्कर इसलिए हो पाई थी क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू के कम से कम 30 स्थानों पर नुकसान पहुंचाया था और उनके उम्मीदवार हार गए थे। तो इसलिए चिराग पासवान को भी सेट किया गया, उसके भी अहम को संतुष्ट किया गया और उसे 29 सीटें दी गई। इसने क्या किया
कि एनडीए के लिए एक धरातल बना दिया। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अरिथमेटिक उनकी ऐसी बन गई चुनाव की कि करीब करीब 45% वोट ये जीतन मांझी और कुशवाहा को भी अगर मिला लें तो करीब करीब 45% वोट इन्होंने इंश्योर कर लिया। अब इसके बाद बात आती थी चुनावी केमिस्ट्री की, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए दोनों की जरूरत होती है। अब इस केमिस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो बीजेपी ने जेडीयू के स्थानों पर भी अपनी वर्कफोर्स भेजी और बीजेपी ने हर तरीके के संसाधन उपलब्ध कराए और ग्राउंड लेवल पे इन सभी का आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहा और किसी भी नेता ने किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं की और लोगों को ऐसा लगा कि ये सारे एक यूनिट की तरह लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बाद और चीज़ें देखें तो इलेक्शन के बहुत पहले ही जो ओल्ड एज पेंशन की रकम थी 400 रुपये की, उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लास्ट मौके पर 10,000 रुपये सारी औरतों के खाते में चले गए, इसने जो भी एंटी इनकम्बेंसी का कोई चांस था उसको बिल्कुल नगण्य कर दिया। और अगर आप और देखें तो बीजेपी ने दिल्ली में यमुना को काफ़ी हद तक साफ करके इस लायक बनाया कि वहाँ पर छठ पूजा बहुत अच्छी तरह मनाई जा सके, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे बिहारी दिल्ली में रहते हैं और अगर उनको हमने ये सारी सुविधाएं दी तो इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो इसका भी असर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिवाली के आसपास बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वैट कम कर दिया था बहुत सी चीज़ों पर और इसको चेंज करके सिर्फ 2 स्लैब में ले आए थे, उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और फिर अगर मैं आपको बताऊं तो जो आरएसएस था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी जो टीमें थी वो चुनाव के 6 महीने पहले बिहार में पहुंच चुकी थी और उन्होंने बिहार के गांव-गांव में जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी ने बहुत सारे जो कथावाचक होते हैं, धार्मिक प्रवचन देने वाले होते हैं, उन लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया और वो भी अपना ग्राउंड पे काम कर रहे थे। तो अगर आप देखें तो ये एक चुनाव बहुत ही एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से लड़ा गया और जो कुछ भी दांव में लगाया जा सकता था उसको लगाया गया। अब उसके अगेंस्ट अगर आप महागठबंधन का हाल देखें तो उन्होंने क्या किया। करीब 3 महीने पहले राहुल गांधी जी बिहार में अवतरित हुए और उन्होंने पद यात्राएं शुरू की और उस पद यात्रा में उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा रखा वोट चोरी का और एसआईआर। लेकिन ये मुद्दा लोगों को ना समझ में आया और ना ही उन्हें कुछ इससे सरोकार हुआ, क्योंकि अगर वोट चोरी कहीं हो तो लोगों को तो पता है। और जहाँ तक एसआईआर की बात थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम आप 15 ऐसे इंस्टेंस हमारे पास ले आए जो ये बता सकें कि भाई उनका गलत तरीके से वोट काट दिया गया है या जोड़ दिया गया है, तो वो भी आप दे नहीं पाए, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। उन्होंने जो वक्त किया, जो वक्त दिया, वो सारा उनका इलेक्शन में बर्बाद हो गया। और जब ये तेजस्वी ने जब ये देखा कि ये तो वाकई ये मुद्दा कोई काम नहीं आ रहा है, तो वो फिर वापस अपने मुद्दे पर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर तेजस्वी के अपने घर में कलह चल रही थी, उनके भाई अलग हो गए, उनके भाई ने अपनी अलग पार्टी बना ली
और अगर आप उसके बाद देखें कि राहुल गांधी 2 महीने तक गायब रहे, और जब सीट बंटवारे का क्वेश्चन आया तो राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव से मिल ही नहीं रहे थे। वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे वो शादियों में अक्सर फूफा बिहेव करते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी तो कांग्रेस ये सोच रही थी कि हमें इस इलेक्शन में अपनी खोई हुई भूमि वापस लेनी चाहिए, और उनसे वो भूमि छीनी किसने है? आरजेडी ने। कभी वो दो नावों पर सवार थे, और अल्टीमेटली उनका कुछ डिसीजन हो नहीं पाया, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर सब कुछ मान लिया। यहाँ तक भी मान लिया कि मुकेश सैनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब आपने मुकेश सैनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया तो मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि हम इनको वोट देते हैं लेकिन बदले में ये हमें क्या देते हैं। तो उसकी वजह से जो मुसलमानों पर उनकी पकड़ थी वो भी कम हो गई। फिर अगर आप देखें तो इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन में मेहनत कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव सिर्फ, और बाकी तो कोई नेता थे ही नहीं। कांग्रेस के कोई कद्दावर नेता वहाँ गए नहीं। राहुल गांधी ने कोई उतनी यात्राएं, उतनी रैलियां या उतने रोड शो किए नहीं। मतलब उनका जो पूरा प्रयास था वो आधा अधूरा सा था। और वामपंथियों के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका तो अब कोई अस्तित्व रह नहीं गया है भारत की राजनीति में। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों ने इन्होंने लगाया था नीतीश जी की हेल्थ पर, लेकिन नीतीश जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, बहुत सारे रोड शो किए, और ये जो धारणा फैल रही थी उसको इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कितने रोड शो किए, अमित शाह ने किए, योगी जी ने किए, और इन सब बातों ने मिलकर ये इंश्योर कर दिया, बिल्कुल 100% इंश्योर कर दिया कि एनडीए की एक तरफा जीत होगी और बहुत बड़े मार्जिन से होगी। और अगर आप देखें तो बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जो पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पे महाराष्ट्र को रिपीट किया जाएगा। अब आपने अभी जो एक्सप्लेन किया, आपने बहुत ही तथ्यात्मक और वास्तविक कारण बताए जिनकी वजह से एनडीए की प्रचंड जीत हुई और महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एनडीए ने जो ये जीत हासिल की है वो शासन तंत्र का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग को मैनिपुलेट करके हासिल की है, और उन्होंने वोट चोरी भी की है। तो ये जो ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे देश में बहुत से पत्रकार और बहुत से न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो एनडीए की हार देखना चाहते हैं। अब उनकी मंशाओं पर तुषारपात हो गया, तो अब ये बिल्लियां खब्बा नहीं नोचेंगी तो क्या करेंगी? आप मुझे बताइए। ये बात सच है कि जब भी आप अपने कंट्री में अपनी पिच पर खेलते हैं तो आपको कुछ एडवांटेजेस होती हैं, लेकिन ये एडवांटेजेस कभी भी इतनी नहीं होती हैं कि सिर्फ आप उसकी वजह से कोई मैच जीत जाए। अगर आपने फॉलो किया हो तो अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम कोलकाता में अपनी कंट्री में खेल रही थी और टेस्ट मैच बुरी तरह हार गई। तो खेलना भी अच्छा बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक जब आप सत्ता में होते हैं तो एक डिसएडवांटेज होती है कि एंटी इनकम्बेंसी से आपको लड़ना पड़ता है। तो दूसरी तरफ एडवांटेज होती है कि शासन तंत्र को
चुनाव आयोग को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सारा कुछ 100% सही हो गया है, और ये सही कभी हो भी नहीं सकता है। 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि धीरे धीरे ये जो दुरुपयोग है शासन तंत्र का और चुनाव आयोग का, ये कम होता जा रहा है। अगर आप 2014 के पहले की राजनीति देखें, जो कि हमने देखी है, तो बूथ के बूथ कैप्चर कर लिया जाया करते थे, मत पेटियां बदल जाया करती थी, और आम तौर पर चुनाव में बहुत हिंसा हुआ करती थी, बहुत मारकाट हुआ करती थी। कई जगहों पे इलेक्शन सस्पेंड हो जाता था, दोबारा इलेक्शन होता था, और कईयों की मौत भी हो जाती थी चुनावों के दरमियान। लेकिन अगर आप इस बार देखें चुनाव, तो पहली बार बिहार के चुनाव इस चुनाव आयोग ने सिर्फ 2 चरणों में कंप्लीट किए। अब 7 करोड़ के करीब मतदाता थे, उनका 2 चरणों में मतदान करवा लेना और इतना शांतिपूर्ण मतदान करवाना, सक्सेसफुल मतदान करवाना, और सबसे पहले के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोटर्स टर्नआउट भी था। कहीं किसी बूथ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो इसके लिए हमें चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए, और धन्यवाद करने के बजाय ये पार्टियां जो हैं उनके ऊपर लांछन लगाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात है ये वोट चोरी की और ये सब, ये तो ये कई बातें कर चुके हैं, जा चुके हैं कोर्ट्स में, जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको लताड़ना पड़ चुकी है, और अभी बिहार की जनता ने भी इनको दिखा दिया है कि ये सब बातें जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल वाहियात बातें हैं। क्योंकि अगर वोट चोरी हो तो जनता को सबसे पहले पता चलेगा, जिसका वोट चोरी हुआ है उसको पता चलेगा, तो वो तो आएगा ना मैदान में। लेकिन ऐसे तो कोई लोग आए नहीं मैदान में, जबकि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा आह्वान भी किया, तो कोई नहीं आया मैदान में। तो अगर देखा जाए तो इन बातों में कोई दम नहीं है, और मैं समझता हूँ कि विपक्ष की ये नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ही उनके पतन का, उनके डाउनफॉल का कारण है। ये कभी भी अपने अंदर देखते नहीं हैं कि कौन सी कमियां हैं, और उस पर काम नहीं करते हैं। अगर आप देखिए तो 2020 में एक बहुत बड़ी कोविड नाम की त्रासदी का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन उस त्रासदी में क्या आपको याद है कि किस अपोजिशन पार्टी ने लोगों के लिए क्या किया, जबकि इनके पास कोई संसाधनों की कमी नहीं है। आप सोचे कि सिर्फ ट्विटर पे बोल के या झूठ बोलकर या इधर उधर लिख कर लोगों की सहायता के लिए आप कितना आगे आए, क्या क्या किया लोगों के लिए आपने? कुछ भी नहीं। और फिर आप ये सोचते हैं कि लोग आपको वोट दे दें। कैसे वोट दे देंगे? आप कुछ रचनात्मक करें, और आपके अपोजिशन का तो ये हाल है कि वो अपोज करने के चक्कर में एंटी नेशनल तक बन जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि लोग उन्हें वोट दें। कैसे वोट मिलेंगे इस तरीके से? तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रचनात्मक हों, अपनी गलतियों का अवलोकन करें और उसके ऊपर काम करें, बजाय इसके कि चुनाव आयोग और शासन तंत्र को हमेशा उंगली उठाते रहें। अगर आपको चुनाव आयोग से इतनी शिकायतें हैं तो इलेक्शन ही मत लड़िए। कई जगह पे तो आप भी जीतते हो, तो फिर वहाँ से भी रिजाइन कर दीजिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। तो ये सब बकवास की बातें हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं। आपने अभी जो बताया उससे तकरीबन सारे संशय मेरा ख्याल है कि हमारे भी और सारे सुनने वालों को भी दूर हो गए होंगे। लेकिन एक चीज़ अभी तक ऐसी है जो हमारी समझ से बाहर है, और वो है जन स्वराज। सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक महान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उन्होंने लगातार 3 सालों तक बिहार में पद यात्राएं की, गांव-गांव में गए, बहुत मेहनत की, लोगों से मिले, और उन्होंने बहुत ही वैलिड मुद्दे उठाए, तार्किक बातें की, लोगों को उनके
हकों के बारे में, चुनाव के बारे में सब कुछ समझाया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या कारण रहा कि कोई सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने उम्मीदवारों की जमानतें तक नहीं बचा सके। वो बिहारी में क्या कहते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बनकर लौटे। तो भरारा साहब, आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या हुआ कि उनका वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गए इस चुनाव में। इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। आपने पूछा जन स्वराज के बारे में, तो देखिए, कोच होना एक अलग बात है और खिलाड़ी होना एक अलग बात है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विधाएं हैं। अगर आप टेस्ट मैच में तेंदुलकर की जगह उसके कोच को उतार देते तो शायद उनका भी खाता प्रशांत किशोर की तरह खुल नहीं पाता। तो ये तो एक फैक्ट है। और दूसरी जो सबसे अहम बात मुझे लगती है कि प्रशांत किशोर जी ने बाकी सब कुछ तो ठीक किया होगा, लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत गलत थी। अगर आप देखें कि जब केजरीवाल नेता बनकर उभरे दिल्ली में, तो उस समय क्या हालात थे। लोग मनमोहन सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुके थे। रोज नए नए स्कैम आ रहे थे, हर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लोगों की सिक्योरिटी नहीं थे, हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं बम फटता था, इन्फ्लेशन अपने चरम पर थी। तो लोगों में एक किस्म से हाहाकार मचा हुआ था और लोग पूरे तैयार थे कि कोई अल्टरनेट मिले और उसको हम स्वीकार करें और इसका तख्ता पलटे। तो वो हालात ऐसे थे, उसका केजरीवाल जी को बहुत बेनिफिट मिला। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो बिहार में जब इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने अपनी पदयात्राएं शुरू की, उस समय क्या हालात थे। तो अगर आप देखें तो पिछले 3 साल बिहार के लिए उसके पूरे इतिहास में सबसे अच्छे साल हैं। इन 3 सालों में बिहार को जितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं मिली, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और जितना कुछ बिहार को इन 3 सालों में मिला, उतना तो आज तक कभी मिला ही नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार आज की डेट में बिहार के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है और बिजली करीब करीब 20 घंटे से ऊपर हमेशा रहती है। सड़कें पहुंच चुकी हैं, हर गांव तक सड़क है और सड़कों की हालत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए रेलवे जो स्टेशंस हैं वो दोबारा रीडेवलप किए जा रहे हैं, नई लाइनें बन रही हैं, नई ट्रेनें चली हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिले हैं। और अगर आप देखें तो कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। इवन दरभंगा में एम्स भी बनना शुरू हो गया है, मेडिकल की और भी सारी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। तो पीछे मोदी जी ने कई तोहफे दिए, सेंटर से इनको बहुत सारी सहायता मिली और नीतीश जी ने उनको इम्प्लीमेंट किया। आयुष्मान की जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी लोगों को मिल रही है। तो ये सब चीज़ों ने, इवन पटना में अगर आप देखें तो उन्होंने वो एक कॉरिडोर भी बना दिया गंगा के किनारे, बहुत खूबसूरत सा, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब से मिलकर लोगों में कोई आक्रोश नहीं था, लोग चेंज के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो अभी इसी सरकार के साथ जाना चाहते थे। और जब इस हालात में उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लोगों को समझाया भी बहुत, लेकिन उसका वो असर नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। और अगर यही एक्टिविटीज़ उन्होंने कहीं लालू राज के दरमियान की होती तो फिर ये इंस्टेंट हिट हो सकते थे। तो मेरे हिसाब से इन लोगों से जो सबसे बड़ी गलती हुई,
इन्होंने गलत समय पर अपना सारा ये आंदोलन और ये सारी कोशिशें शुरू की। लेकिन ठीक है, वो कांशीराम जी कहा करते थे कि पहला इलेक्शन हम हारेंगे, दूसरे इलेक्शन में हम हराएंगे और तीसरे इलेक्शन में हम जीतेंगे। तो अगर प्रशांत किशोर चाहे तो इसी नीति पर चल सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा पाली हुई थी तो वो मेरे हिसाब से गलत थी। जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन आगे उनके लिए स्कोप है। अगर वो मेहनत करते रहेंगे तो हो सकता है कि 2035 के इलेक्शन में वो बहुत रेलेवेंट बन जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि अब उनके पास इतना धैर्य है कि नहीं है, या फिर वो वापस फिर अपने वो पॉलिटिकल एनालिस्ट की जॉब में ही जाना चाहते हैं। हालांकि अब वहाँ पे भी उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से कम हो गई होगी। तो एनीवे, देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमें यकीन है कि आप सभी के जहन में जितने भी सवाल उठते होंगे इन चुनावों के बारे में, उन सभी को हमने ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। और हमारा ये प्रयास कितना सफल रहा है इसके ऊपर कृपया आप अपनी फीडबैक दें। अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में बताएं। अगर कोई प्रश्न रह गए हैं तो वो फिर हमें बताएं आप, ताकि उसके ऊपर फिर हम चर्चा कर सकें। और भरारा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और हमें इन इलेक्शंस के बारे में सारी ज़रूरी जानकारियां दी। और उम्मीद करता हूं कि आपको फिर जब हम बुलाएंगे तो आप आएंगे और आपसे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।